नमस्कार। इजराइल हमास युद्ध में हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आपको हमास इजराइल युद्ध से जुड़ी हर हलचल की खबर देंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि कूटनीतिक प्रयास और मानवीय राहत पहुंचाने पे क्या हो रहा है। आज जंग का 19वां दिन है और कूटनीतिक प्रयासों के बाद युद्ध, ये लड़ाई रुकती या थमती नजर नहीं आ रही। आसमान से बरसता बारूद, रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले। हमले का ये दौर 19वें दिन भी रुकता नजर नहीं आ रहा है। रात में जहां हमले कम होने चाहिए, वहीं हमास के साथ जारी संघर्ष में बीती रात इजराइल ने हमास के ठिकानों पर कई हमले किए। इजरायली सेना ने बीते 24 घंटे में गाजा में कम से कम 400 ठिकानों पर हमले किए। गाजा पर इजराइल के हमले में 700 लोगों के मारे जाने की खबर है। इजराइल की तरफ से की गई बमबारी में एक दिन में मरने वालों की यह अब तक की सबसे अधिक संख्या है। इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों पर किए गए हमले का फुटेज भी जारी किया है। इजरायली रक्षा बलों और इजराइल सुरक्षा प्राधिकरण ने जमीनी युद्धाभ्यास के लिए गाजा सीमा पर तैयारी कर रहे इजरायली सैनिकों को खतरे में डालने वाले ठिकानों को तबाह करने का दावा किया था। हमास के आतंकी हमले के बाद शुरू हुए संघर्ष में अब तक हजारों जानें जा चुकी हैं। इजराइल में मृतकों की संख्या 1400 से अधिक बताई गई है। वहीं गाजा में अब तक 5791 से अधिक लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। इजरायली रक्षा बलों ने मंगलवार को गाजा में कई हवाई हमलों के नए हवाई फुटेज जारी किए। इजरायली रक्षा बलों ने दावा किया है कि उसके हमले में हमास के कई आतंकी मारे गए। इस बीच इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने दावा किया है कि इजरायली सेना गाजा में जमीनी ऑपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार है। इजरायल ने हमास को नष्ट करने के मकसद से एक योजनाबद्ध जमीनी आक्रमण के लिए सीमा के पास टैंक और सैनिकों को इकट्ठा किया है। इजराइल रक्षा बलों जमीनी अभियानों के लिए तैयार हैं और अगले चरण के तरीके और समय के संबंध में साथ मिलकर निर्णय लेगा। हम एक युद्ध में हैं। इस चरण में सामरिक और रणनीतिक फैसले काफी अहम हैं। इजरायल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि सैनिक अपने मिशन के लिए कड़ी तैयारी कर रहे हैं और वे जमीनी युद्ध के मिशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। युद्ध अभी शुरू हुआ है। आपको तैयार रहना चाहिए। मानसिक, शारीरिक और उपकरणों से तैयार रहें। जब हम जमीन पर पहुंचेंगे, हमास को खत्म कर देंगे। हमारे सैनिक मिशन को अंजाम देने के लिए दृढ़ हैं। वो एक संपूर्ण और लंबी तैयारी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। वो अपने मिशन के लिए तैयार हैं। इजरायली सेना ने वीडियो जारी कर दावा किया है कि इजरायल ने गाजा में हमास नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर हमला किया है। हवाई हमलों में नुसरत बटालियन के डिप्टी कमांडर अबेद अल रहमान, शती बटालियन के डिप्टी कमांडर खलील मुहाजेज और शेख राडवान बटालियन के डिप्टी कमांडर खलील तात्री सहित हमास के कई नेता मारे गए हैं। वहीं दक्षिणी गाजा में खान यूनिस में अल अमल अस्पताल के पास क्षेत्र में धुएं के बड़े बादल का गुबार देखा गया है। फलस्तीनी स्वास्थ्य सोसाइटी का कहना है कि इजरायल ने फलस्तीनी रेड क्रिसेंट मुख्यालय और खान यूनिस में अल अमल अस्पताल के आसपास बमबारी की है। फलस्तीनी स्वास्थ्य सोसाइटी का दावा है कि इजरायली मिसाइल जद में एक घर भी आया है। इस बीच इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों की आवाजाही को सीमित कर दिया है। वेस्ट बैंक में गांवों को कस्बों और शहरों से अलग कर दिया गया है। फलस्तीनी निवासियों के वाहनों की आवाजाही के लिए कुछ रास्तों को बंद कर दिया गया है। जब से इजरायल ने गाजा पर बमबारी शुरू की है और लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष शुरू किया, तब से कब्जे वाले वेस्ट बैंक में हिंसा बढ़ गई है, जिससे चिंता और भी बढ़ गई कि वेस्ट बैंक में फलस्तीनी क्षेत्र में तीसरा मोर्चा बन सकता है। वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों और फलस्तीनियों के बीच झड़पों के मामले सामने आ चुके हैं। 7 अक्टूबर से वेस्ट बैंक की हिंसा में 80 से अधिक फलस्तीनी मारे गए हैं। इजरायल ने 900 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में वेस्ट बैंक में स्थित अल्फी मिनाशे की इजरायली बस्ती में एक सड़क को नुकसान पहुंचाते हुए दिखाया गया है। ऐसा प्रतीत होता कि यह क्षति गाजा से दागे गए रॉकेट के कारण हुई है। आतंकवादी संगठन हमास की तरफ से इजरायल पर जवाबी हमले जारी है। हमास ने इजरायल के तेल अवीव सहित कई शहरों पर जोरदार हमला किया है। अब तक संभावित रॉकेट हमलों से क्षति या हताहत होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। इजरायल हमास संघर्ष के बीच दूसरे मोर्चे इजरायल लेबनान पर भी लड़ाई जारी है। संघर्ष की आग इजरायल लेबनान सीमा पर भी भड़की हुई है। इजरायल ने लेबनान सीमा में हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं।
इजरायली सेना ने लेबनान और विवादित शीबा फार्म्स क्षेत्र में हमलों का वीडियो जारी किया है। इजरायल रक्षा बल ने दावा किया है कि इजरायली सेना ने शीबा फार्म्स में एक आतंकवादी दस्ते को निशाना बनाया और उनके हथियारों को नष्ट कर दिया है। इजरायल रक्षा बलों ने कहा है कि लेबनान में उन्होंने एक आतंकवादी पर हमला किया जिसने इजरायल की ओर एक रॉकेट लॉन्च करने की कोशिश की थी। इस बीच बैरूत में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में हमास के अधिकारी ओसामा हमदान ने अरब, इस्लामिक देशों और संयुक्त राष्ट्र से गाजा पर इजरायल के हमले को रोकने का प्रयास करने का आग्रह किया। हमदान ने अरब देशों से इजरायल के साथ राजनयिक संबंधों को समाप्त करने का भी आह्वान किया। हम इजरायल के साथ संबंधों को समाप्त करने और उनके साथ संबंध रखने वाले अरब और मुस्लिम देशों से इजरायली राजदूतों को निष्कासित करने और सभी प्रकार के संबंधों को रोकने का आह्वान करते हैं। तत्काल स्थायी मानवीय क्रॉसिंग खोला जाना चाहिए जिससे अस्पतालों और पानी पंपों तक पर्याप्त ईंधन पहुंच सके, भोजन, दवाएं और चिकित्सा आपूर्ति हो सके। इजरायल हमास संघर्ष हर गुजरते दिन के साथ और भीषण होता दिखाई दे रहा है। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इजरायल को लोगों की जिंदगी की अनदेखी करने वाली किसी भी सैन्य रणनीति के उल्टा पड़ने के प्रति चेताया है। इजरायल हमास को खत्म करने के लिए लगातार अपने हमले बढ़ा रहा है। इन हमलों को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि संघर्ष का दायरा और बढ़ न जाए। और इजरायल हमास युद्ध के संदर्भ में सुरक्षा परिषद, यूएन की सुरक्षा परिषद की बैठक में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख के दिए गए बयान पे इजरायल भड़क गया है। उसने सुरक्षा परिषद में जो बयान दिया यूएन चीफ ने कि हमास डिड नॉट एक्ट इन वैक्यूम, उस पर यूएन चीफ का इस्तीफा मांग डाला। क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष की गूंज संयुक्त राष्ट्र में सुनाई दी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संघर्ष पर बड़ा बयान दिया है। इस बयान पर इजराइल भड़क गया। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के बयान को लेकर उनसे इस्तीफे की मांग की है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष पर सुरक्षा परिषद की हुई बैठक में एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला बेवजह नहीं किया। The situation in the Middle East is growing more dire by the hour. मध्य पूर्व की स्थिति समय के साथ और अधिक गंभीर होती जा रही है। गाजा में युद्ध उग्र होने से पूरे क्षेत्र में खतरा बढ़ रहा है। सशक्त संघर्ष में कोई भी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून से ऊपर नहीं है। यह भी मानना महत्वपूर्ण है कि हमास द्वारा किए गए हमले बिना किसी कारण नहीं हुए। फिलिस्तीन के लोगों को 56 सालों से घुटन भरे कब्जे का सामना करना पड़ा है। इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने सुरक्षा परिषद की बैठक में महासचिव के दिए बयान पर सवाल उठाते हुए पूछा कि वे कौन सी दुनिया में रह रहे हैं। Here today, young babies, children are held in Gaza. आज हम जब यहाँ बैठक कर रहे हैं तो गाजा में छोटे शिशुओं और बच्चों को बंधक बनाकर रखा गया है। ये कल्पना से परे है और एक बुरे सपने की तरह है। इन बच्चों ने कोई बुराई नहीं देखी और कोई बुराई नहीं की, लेकिन वे बुराई के शिकार हैं। ये बच्चे जो देख रहे हैं उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। महासचिव महोदय, आप किस दुनिया में रहते हैं? निश्चित यह हमारी दुनिया नहीं है। इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ अपनी मुलाकात को रद्द कर दिया। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के दूत ने एंटोनियो गुटेरेस के इस्तीफे की मांग कर डाली। संयुक्त राष्ट्र महासचिव सारी नैतिकता और निष्पक्षता खो चुके हैं। जब आप ये भयानक शब्द कहते हैं कि ये जघन्य हमले बिना किसी कारण नहीं हुए हैं, तो आप आतंकवाद को सहन करके उसे सही ठहरा रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और हम उनसे माफी की मांग करते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के बयान के बाद इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र मानवीय राहत समन्वयक मार्टिन ग्रिफिथ्स के वीजा अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, जिन्हें मिस्र की यात्रा के बाद इजराइल की यात्रा करनी थी। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख और इजराइल के बीच सुरक्षा परिषद की बैठक में हुई तनातनी सही नहीं है। बैठक में इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष को खत्म करने पर जोर होना चाहिए। गुटेरेस के सामने ये चुनौती है कि वे 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख के रूप में उन्हें इजराइल और उसके सहयोगियों के साथ साथ ईरान का भी प्रतिनिधित्व करना है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने भी गाजा में गंभीर मानवीय स्थिति का वर्णन किया और तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया। उन्होंने हमास के हमलों की निंदा की, लेकिन हमास के हमले पर इजराइल के जवाब और लोगों के मारे जाने पर चिंता जताई है। और चेक गणराज्य और ऑस्ट्रेलिया के चांसलर आज टेल अवीव आ रहे हैं। इससे पहले लगातार कई पश्चिमी देशों के नेता यहां आए और यहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और यहां के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से मुलाकात की।
उन्होंने इजराइल का पक्ष जानने की कोशिश की, इजराइल के साथ समर्थन भी जताया और ये भी कहा कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो इवॉल्व हो रहा है, जो मानवीय संकट वहां इवॉल्व हो रहा है गाजा पट्टी में, उसके समाधान के लिए सब देशों को एक साथ मिलकर कदम उठाने चाहिए। तो क्या ट्रांसपायर किया इन मुलाकातों में, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। करीब 7,000 मौतें, 17,000 करीब लोग घायल, ये सिर्फ गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के आंकड़े हैं। इसमें इजराइल में मरने वाले या हलाक होने वालों के आंकड़े नहीं हैं। इजराइल लगातार एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, गोले दाग रहा है, मिसाइल्स दाग रहा है। वहीं हमास भी लगातार इजराइल में रॉकेट दाग रहा है। इजराइल के कई ठिकानों में, कई शहरों में, कई गांवों में लगातार रॉकेट फायर हो रहा है। हर 30 सेकंड में इजराइल में एक हमास का रॉकेट गिरता है। ये तो दक्षिण की बात है, गाजा पट्टी की बात है। वहीं उत्तर में भी रॉकेट फायर और मिसाइल फायर हिजबुल्लाह के द्वारा चल रही है। जंग अपने अरूज पे है। कूटनीतिक प्रयास हो रहे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की ओपन डिबेट में गुहार लगाई जा रही है कि संघर्ष विराम कीजिए। भारत ने भी कहा कि सिविलियन काउंट ऊपर जाना, सिविलियन कैजुअलिटीज एक बहुत गंभीर मुद्दा है और अब दोनों पक्षों को शांति वार्ता शुरू करनी चाहिए। लगातार लोग यहां आ रहे हैं, वेस्टर्न लीडर्स आ रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति आए, जर्मन चांसलर आए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए, नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री आए, कल फ्रांस के राष्ट्रपति यहां आए और इजराइल को लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है कि आप सिविलियन कैजुअलिटीज का कुछ देखें। वहीं बंधकों की रिहाई पर भी बात हो रही है, पर अभी भी 200 लोग से ज्यादा लोग बंधक हैं। हमारा पहला उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के सभी बंधकों को रिहा कराना है, क्योंकि बच्चों, जवानों, वृद्धों, नागरिकों और सैनिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना एक भयानक अपराध है। हमारा ध्यान हमास के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने और अपने नागरिकों को घर वापस लाने पर है, लेकिन अगर हिजबुल्लाह हमें इसमें घसीटेगा तो लेबनान को इसकी कीमत चुकानी होगी। तो ये युद्ध कहां जा रहा है? इजराइल कह रहा है कि वो ग्राउंड असॉल्ट करेगा। सबके लिए चिंता की बात यह है कि अगर ऐसा होता है तो क्या रीजनल स्पिल ओवर होगा, और अगर रीजनल स्पिल ओवर हुआ जिसमें स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स भी इन्वॉल्व हुए तो फिर इस पूरे खित्ते का क्या होगा? IMF और वर्ल्ड बैंक लगातार कह रहा है कि वेस्ट एशिया की इकोनॉमी, जो दुनिया का एनर्जी हब है, वो ऑलरेडी इफेक्ट होनी शुरू हो गई है और अगर ये जंग बढ़ती है तो इसका बड़ा भयानक परिणाम होगा। दुनिया आगे ही एक जंग झेल रही है, रूस यूक्रेन की, और दुनिया अब दूसरी जंग सहने के लिए तैयार नहीं है। परिस्थिति दिनों दिन हर घड़ी बदतर होती जा रही है और इजराइल हमास जंग में अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा मददगार है, लेकिन इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिका की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अरब देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और अमेरिकी सैनिकों पर हमलों की खबरें हैं। अमेरिकी सेना के अड्डों पर ड्रोन हमले में 4 सैनिक घायल भी हुए हैं। वहीं इजरायली फौज ने सीरिया में अटैक्स किए और 8 सीरियन आर्मी के लोग मौत के घाट उतारे। आइए देखिए ये रिपोर्ट। इजराइल हमास संघर्ष में अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा मददगार बनकर सामने आया है। अमेरिका ने इजराइल को अपनी राजनीतिक, कूटनीतिक और हथियारों से मदद के तौर पर अपना पूरा समर्थन दिया है। लेकिन अरब देशों में अमेरिका और अमेरिकी सैनिकों पर हमलों की खबरों ने इजराइल हमास संघर्ष को एक नई दिशा की तरफ मोड़ दिया है। सही मायनों में मजहब, जमीन और जंग के बीच इजराइल हमास संघर्ष का एक ऐसा मुद्दा है जिसे हमेशा पश्चिम एशिया की राजनीति प्रभावित होती रही है। वैश्विक स्तर पर गुटबाजी देखने को मिलती है। इजराइल पर हमास के हमले के बाद भी यही नजर आया। एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और भारत ने
जहां इस हमले की निंदा की, वहीं ईरान ने हमास के हमले को सही ठहराया। चीन और रूस ने इजराइल हमास संघर्ष को तुरंत रोकने की वकालत की है। काफी हद तक ये कहना सही होगा। पिछले हफ्ते इराक और सीरिया में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर एक के बाद एक कई हमले हुए हैं। इन हमलों में 2 दर्जन अमेरिकी सैनिक घायल हो गए हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने भी इन हमलों की पुष्टि की है। इजराइल हमास संघर्ष के बीच एक बड़ा घटनाक्रम करार दिया जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि दक्षिणी सीरिया के अल-तनफ मिलिट्री बेस पर कम से कम 2 एक तरफा हमले हुए थे। इस हमले में 20 अमेरिकी सैनिकों को हल्की चोट आई हैं। अमेरिका और गठबंधन बलों को निशाना बनाकर 2 अलग अलग ड्रोन हमले हुए। इनमें 4 अमेरिकी सैनिकों को हल्की चोटें आई हैं। सेंट्रल कमांड ने बताया कि ये हमले पश्चिमी इराक के अल असद बेस पर हुए थे। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिकी और गठबंधन सेना पर इराक में कम से कम 10 बार और सीरिया में 3 बार हमला किया गया। वहीं अमेरिका के विदेश विभाग ने इजराइल हमास संघर्ष के बीच क्षेत्र में ईरानी प्रॉक्सी वॉर पर चिंता जाहिर की है। तनाव के बीच अमेरिका ने पूर्वी भूमध्य सागर में 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात किए हैं। हम ईरानी प्रॉक्सी हमलों में वृद्धि के बारे में चिंतित हैं, चाहे वे अमेरिकी हितों को निशाना बना रहे हों या वे क्षेत्र में अन्य हितों को निशाना बना रहे हों। हम उन हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार मानते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं और यदि आवश्यक हुआ तो प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर ईरान को अमेरिकी सैनिकों और नागरिकों पर किसी भी तरह हमले के खिलाफ चेतावनी दी है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका ईरान के साथ संघर्ष नहीं चाहता है, लेकिन ईरान या उसके प्रतिनिधि कहीं भी अमेरिकी कर्मियों पर हमला करते हैं तो वॉशिंगटन तेजी से और निर्णायक कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आशंका है कि गाजा में इजराइल और ईरान समर्थित फिलिस्तीनी हमास आतंकवादियों के बीच संघर्ष एक व्यापक युद्ध में बदल सकता है, जिसमें लेबनान के भारी हथियारों से लैस हिजबुल्लाह को भी शामिल किया जा सकता है, जिसे तेहरान का भी समर्थन प्राप्त है। हमने लगातार अन्य चैनलों के माध्यम से ईरानी अधिकारियों को चेतावनी दी है। अमेरिका ईरान के साथ संघर्ष नहीं चाहता है। हम नहीं चाहते कि इजराइल हमास संघर्ष बढ़े, लेकिन अगर ईरान या उसके प्रॉक्सी हमले कहीं भी अमेरिकी कर्मियों पर हमला करते हैं तो हम अपने लोगों की रक्षा करेंगे। हम अपनी सुरक्षा के लिए निर्णायक कार्रवाई करेंगे। ईरान ने इजराइल हमास संघर्ष से जुड़े अमेरिका के आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया है। साथ ही ईरान का मानना है कि अमेरिका ने इजराइल का समर्थन करके इजराइल हमास संघर्ष को और बढ़ावा दिया है। अमेरिका ने एक बार फिर गलत तरीके से दोष ईरान पर मढ़ने का प्रयास किया है। ईरान अमेरिका के निराधार आरोपों को सिरे से खारिज करता है। क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटूट बनी हुई है। ईरान के तत्काल युद्ध विराम और इजराइल की लगातार सैन्य आक्रामकता को रोकने के साथ साथ गाजा से 10 लाख से अधिक लोगों के जबरन विस्थापन को रोकने के आह्वान का समर्थन करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ गठबंधन किया है। इजराइल हमास संघर्ष के बीच बाइडेन प्रशासन ने खासकर अमेरिकी नागरिकों के लिए गाजा से सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने की बात कही है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी का कहना है कि अमेरिका और इजराइल ने गाजा जमीन युद्ध के बारे में खुलकर चर्चा की है, लेकिन उनका साफ कहना है कि गाजा जमीनी युद्ध पर अंतिम फैसला इजरायली अधिकारियों पर निर्भर है। तो इस जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 अमेरिकी सैनिकों की मौत अलग अलग घटनाओं में, पर इन सब के बीच अच्छी बात यह है कि जो मानवीय सहायता है वो गाजा पट्टी में लगातार जा रही है। कम जरूर जा रही हो पर जा रही है। कल गाजा पट्टी में 8 ट्रक मानवीय सहायता की सामग्री अंदर गई। इस पूरी सामग्री को अगर आप देखें तो इसकी ज़रूरत यूएन के हिसाब से 200 ट्रक हर रोज़ की है, पर ये जो सामग्री है
ये कुछ तो राहत पहुंचा रही है लोगों को, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त गाज़ा पट्टी में ईंधन की है, क्योंकि ईंधन की कमी से जनरेटर्स नहीं चल पा रहे और हॉस्पिटल्स में बहुत समस्या आ रही है, सर्जरीज नहीं हो पा रही। 35 में से 17 अस्पताल बंद होने की कगार पे हैं, 12 बंद हो चुके हैं, 5 बंद होने की कगार पे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। गजा में 7 अक्टूबर के बाद से लगातार हो रहे हमले के बाद स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बिजली, पानी और ईंधन की आपूर्ति रोके जाने के बाद लोग यहां बेहद मुश्किल हालात में रहने को मजबूर हैं। मिस्र के रफा क्रॉसिंग से गजा तक मानवीय सहायता पहुंचाने के तौर पर पानी, खाद्य पदार्थ और दवाएं पहुंचाई जा रही हैं। कल मिस्र के रास्ते राहत सामग्री से भरे सिर्फ 8 ट्रक ही गजा में दाखिल हो सके। गजा को पहुंचने वाली मदद की ये चौथी खेप है। इससे पहले 3 खेपों के जरिए 54 ट्रक पहुंचे थे। कल गजा पहुंची मदद सामग्री को फलस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने लोगों के बीच बांटने का काम किया। राहत एजेंसियों का कहना है कि ये जरूरत के मुकाबले कुछ भी नहीं है। राहत सामग्री को गजा में आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि मुख्य चुनौती भोजन को अंदर ले जाना है और इसमें अड़चनें भी हैं। वास्तव में ये अड़चनें क्या हैं, ये बहुत साफ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें से अधिकांश मूल रूप से शायद निरीक्षण तंत्र और गजा के अंदर आवाजाही की क्षमता है, क्योंकि ट्रक मिस्र की सीमा पर लदे हुए हैं और ये बड़े पैमाने पर हैं। वहाँ खाद्य आपूर्ति से लदे ट्रकों की कतारें गजा में आने के लिए तैयार हैं। गजा में राहत सामग्री के तौर पर ईंधन की अब सबसे ज्यादा जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों का कहना है कि अगर गजा के लिए ईंधन की आपूर्ति नहीं की गई तो आज के बाद काम बंद करना पड़ेगा। इजराइल ने इस बीच दावा किया कि गजा के अस्पतालों और आम लोगों के लिए पहुंचे ईंधन की हमास जमाखोरी कर रहा है। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा कि गजा में ईंधन जाने देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गाजा पट्टी में ईंधन नहीं ले जाने दिया जाएगा। हमास ने अपने सैन्य बुनियादी ढांचे के लिए पेट्रोल का उपयोग किया। हमास ने UNRWA से जो ईंधन चुराया है उसे हमास से वापस लिया जाना चाहिए और अस्पतालों को दिया जाना चाहिए। अमेरिका ने इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भरोसा दिलाया कि गजा पट्टी में ईंधन की आपूर्ति बहाल करने पर जोर देना जारी रखेगा। साथ ही अमेरिका ने हमास के हाथों में ईंधन चले जाने की इजराइल की चिंता को भी जायज ठहराया। Fuel is an important commodity for life and sustainment in Gaza for the Palestinians. गाजा में फिलिस्तीनी लोगों के लिए जीवन और आजीविका के लिए ईंधन एक जरूरी चीज है। हम जानते हैं कि ईंधन खत्म हो रहा है। आपको अस्पतालों में जनरेटर के लिए इसकी आवश्यकता है। आपको खारा पानी साफ करने के लिए पंप चलाने के लिए इसकी जरूरत होती है। यह सब जरूरी है और इसलिए हम इस क्षेत्र में भागीदारी के साथ काम करना जारी रखेंगे। हम ईंधन पहुंचाने के लिए प्रयास करना जारी रखेंगे। हम हमास के ईंधन पर नियंत्रण की इजराइल की चिंता को समझते हैं। हम समझते हैं कि ये एक वैध चिंता है और इसके बारे में कोई शक नहीं है। इस बीच मानवीय मदद के तौर पर गजा के अस्पतालों में जरूरी स्वास्थ्य आपूर्ति और ईंधन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तत्काल संघर्ष विराम की मांग की। गजा पहुंच रही दवाएं और बाकी अन्य चिकित्सा सुविधाएं काफी कम हैं। हम और अधिक मानवीय मदद की मांग कर रहे हैं क्योंकि गाजा में इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। हम जान बचाने के लिए इस सीमा को खुला बनाए रखने की उम्मीद कर रहे हैं। गजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए रफा सीमा पर कई देशों के बहुत से ट्रक इंतजार कर रहे हैं। कई देश आगे बढ़कर मानवीय मदद भेज भी रहे हैं, लेकिन जांच और कई अलग तरह की चुनौतियों के कारण ये मदद गजा में तेजी से नहीं पहुंच पा रही है। सो लड़ाई के अलावा सबसे बड़ी चिंता इस वक्त गजा पट्टी में उभर रहा मानवीय संकट है। मानवीय राहत और कैसे बढ़ाई जाए, दूसरी बात बंधकों की रिहाई कैसे करवाई जाए और इस लड़ाई को का खात्मा कैसे किया जाए, ये बड़े सवालों के साथ पूरी दुनिया इस वक्त जूझ रही है। आगे क्या होता है हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। यरूशलेम से फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।
मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात।